हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे मैं बोलता ही हूँ कि नॉलेज इज नॉट पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। तो अभी तक हमने सारे कंसेप्ट सीख लिए टिल एरोमेटिसिटी, तो अब सबको अप्लाई करते हैं। अब हम धीरे धीरे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल ये सीखेंगे। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ पे मूव करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा कि जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन या कार्बन आयन है, तो आप इसी फिक्स पैटर्न पे सोचिएगा। क्वेश्चन विल नेवर बी रॉन्ग, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मुझे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी सोचनी है तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा, फर्स्ट पॉइंट कि चेक करूंगा क्या कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। और देखा जाए तो ये चेक करने के लिए मेरे पास क्लू भी है। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा, नहीं तो देखते स्किप कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही अब मैं सेकंड पॉइंट उसके बाद चेक करूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ओवर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड अनस्टेबल ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो इनवर्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, तो वी आर डिस्कसिंग हियर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ओके, तो सबसे पहले हमने एरोमेटिसिटी चेक की, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक की, एंड फिर जब ये सब ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे आएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम डायरेक्टली कह सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कार्बोकेटायन मींस प्लस, प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस, मींस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आर के। प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस अगर कंफ्यूजन आता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। उसके बाद मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर रेजोनेंस होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो उसके बाद आएगा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन एंड माइनस एच का तो एक ही एग्जांपल है, देन प्लस आई एंड माइनस आई। लेकिन ये सब चीजें लगाते हुए प्लस आई माइनस आर की सीरीज एकदम लर्न होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा दो एलिमेंट सेम माइनस आई के आ जाएंगे। अब आपको ये याद है माइनस आई शो करता है, पता चल रहा है जिससे अटैच है वो उससे ज्यादा माइनस आई शो करता है, तो उसकी प्रेजेंस हो प्लस आई शो करने लगेगा। समझ रहे हो बात को? अब ऐसे ही हम कार्ब एनायन की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, राइट। तो अगर हम कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले क्या है, अगेन यहां भी आप सबसे पहले चेक करेंगे एरोमेटिसिटी। अगर कोई एनायन सबसे ज्यादा एरोमेटिक है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। देन सेकेंड पॉइंट, कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी विल डिक्रीज। फर्स्ट टू पॉइंट के बाद सेम यहां चलेंगे और एग्जैक्टली सेम जैसे कार्बोकेटायन प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस, सेम वे माइनस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर, देन इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच एंड इनवर्स ऑफ प्लस एच। एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो हाइपर कॉन्जुगेशन में माइनस एच का रोल तो बहुत कम होने वाला है। इट मींस कार्बन आयन तो इवन हाइपर कॉन्जुगेशन शो भी नहीं करते। तो यहाँ पे तो इस फैक्टर को हम सीधे हटा भी सकते हैं, या तो रेजोनेंस चेक करिए या फिर सीधे इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई एंड प्लस आई। ठीक है, दिस पॉइंट। और जो मोस्ट कॉमन डाउट या कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो इस चीज से होती है, और मैं चाहता हूं कि इसको आप ऑर्बिटल डायग्राम से समझें। जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में अगर कभी भी यहां पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट, लेट से पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हमको ये समझना है कि दिस पॉजिटिव चार्ज इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसे समझने के लिए ही मैंने ये डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाया है आपके लिए, कि आपको ये समझना है कि ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यहां पर सारे कार्बन sp2 है, एंड लास्ट वाला कार्बन ये जो है sp2, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव चार्ज है किस वजह से, या वो पॉजिटिव चार्ज वाला ऑर्बिटल कौन सा है, हाइब्रिड है अनहाइब्रिड है। तो
इस पॉइंट को समझते हैं ऑर्बिटल डायग्राम से। तो सबसे पहले रेजोनेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन है पैरेलल p ऑर्बिटल। तो अगर हम देखें तो दिस इज अ p ऑर्बिटल, ये अगला p ऑर्बिटल है ये, एंड दीज आर पैरेलल एंड ऑन द सेम प्लेन। तो ये हमेशा रेजोनेंस में है, ऑलवेज, दे आर ऑलवेज इन रेजोनेंस। ये भी कनेक्टेड है, मैं अलग अलग कलर से कनेक्ट कर देता हूं, ये कनेक्टेड है, देन वी कैन से ये कनेक्टेड है। अब ज्यादा से ज्यादा इस रेजोनेंस में और क्या होगा, इसका अपोजिट हो सकता है। इसका अपोजिट कैसे, तो इसके अपोजिट में मैं बोलूंगा कि लेट से अब यहां पे नहीं हो रहा है कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन ब्रेक करके क्या करेंगे, इधर कर सकते हैं, ठीक है, ये आपस में यहां कर सकते हैं। फिर यू कैन से अब ये कनेक्ट कर सकते हैं और यू कैन से ये कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं दोनों थोड़ा फ्रंट बैक कर रहा हूं, आप देखना बोर्ड पे, ये पहला पीछे वाला स्ट्रक्चर है, ये आगे वाला। तो ये पैरेलल p ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ऐसे घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। और अब ध्यान से समझना इस बात को, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये sp2 है, दिस इज एम्प्टी, ये एम्प्टी sp2 ऑर्बिटल है, क्लियर है। और वो उसके पैरेलल है ही नहीं, ये अपने को समझना है कि ये इसके पैरेलल नहीं है तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसे ही यहां भी समझना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है दिस इज sp2 ऑर्बिटल एंड दिस इज एम्प्टी, क्लियर है पॉइंट। अब अगर हमें ये पॉइंट क्लियर है तो मुझे लगता है कि हम इजिली ये भी समझ सकते हैं कि अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, कौन सा चार्ज आ जाए, नेगेटिव, यानी कि कार्बन आयन बने, तो अगर यहां पे नेगेटिव आया, कार्बन आयन बना, कार्बन आयन मींस लोन पेयर, वो भी ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बट कंपाउंड इज एरोमेटिक। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फिक्स है यानी लोकलाइज्ड है, तो स्टेबिलिटी में कोई रोल नहीं है एरोमेटिसिटी का, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यानी कि ये वाला कार्बोकेटायन अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो एरोमेटिसिटी का इसकी स्टेबिलिटी में कोई रोल नहीं है, कोई भी, समझना है इस बात को। सेम वे आपको यहां भी समझना है कि जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया ये लोन पेयर आ गया है, बट क्योंकि ये पैरेलल ऑर्बिटल्स में नहीं है, अलग ही है, तो क्लियरली वी कैन से, समझ भी आ रहा है कि पैरेलल ऑर्बिटल ऐसे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो मींस एरोमेटिसिटी इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस, इसे अफेक्ट नहीं करने वाला। तो हमको ये समझना है कि ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे पॉजिटिव और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एरोमेटिसिटी इसको इंपैक्ट नहीं करेगी, ये स्टार पॉइंट है, इसको हम समझ लें तो हमारे लिए अच्छा है। तो वी कैन से फिनाइल कार्बोकेटायन is not affected by resonance, ये अफेक्ट नहीं हो रहा है किससे, रेजोनेंस से। तो इसलिए रेजोनेंस हैज नो रोल ऑन इट्स स्टेबिलिटी, तो रेजोनेंस का इसकी स्टेबिलिटी पे कोई रोल नहीं। आई होप समझ आया होगा कि क्या है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लोन पेयर आ जाएगा, कार्बन आयन है, तो अब आप आई गेस कार्बोकेटायन, एनायन, फ्री रेडिकल सभी केस में समझ गए कि एरोमेटिसिटी या रेजोनेंस इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट दिस। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट वी नीड टू विजुअलाइज, अंडरस्टैंड, और हाँ बार बार ड्रॉ करना तो जरूरी है अगर विजुअलाइज देख के नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई करेंगे, यही कॉन्सेप्ट हम हर जगह लगाने वाले हैं इसी ऑर्डर में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इंटरमीडिएट। तो हमें समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट, एरोमेटिक तो कोई नहीं है, साइक्लिक नहीं है। तो सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमने देखा ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज, ऑल हैव 3 सिग्मा बॉन्ड्स sp2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो थर्ड पे आ गए हम, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कार्बोकेटायन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, तो इट हैज 6 अल्फा हाइड्रोजन, it has 6 alpha hydrogen and it has 9, not 6.
एंड दिस हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्लियरली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ कार्बोकेटाइन? सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन है सी, देन बी एंड देन ए। इसको ऐसे भी कह सकते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। नाउ सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट पे अगर आए तो यहां भी यही देखना है, रिंग है तो एरोमेटिसिटी देखते हैं, बट कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ठीक है, एरोमेटिक होने के चांस नहीं है। फिर हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, तो ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब क्या देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन यानी हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, क्योंकि रेजोनेंस नहीं है तो अब डोमिनेंट यही है। ठीक है, तो यू कैन से इधर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो 1। यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो यू कैन से 1 2, क्योंकि पता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिर्फ कार्बन ड्रॉ करते हैं एंड हाइड्रोजन सेटिस्फाई करते हैं वैलेंसी को। तो इधर कितने हो गए? 2 और 1 3। और अगर यहां बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? 3 और 5 और 7। तो क्लियरली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल है सी, देन बी एंड देन ए। सबसे ज्यादा स्टेबल सी है, फिर बी है, फिर ए है। क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट, अगले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट, ये कार्बोकेटाइन है। तो अब धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस हो गई है कि हम देख के बता देंगे कि ना तो ये यहां पर एरोमेटिसिटी है और ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, सभी sp2 हाइब्रिडाइज पे। तो अब बताओ क्वेश्चन सेम हो गया या नहीं हो गया? सिर्फ क्या काउंट करने हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 1। यहां अगर हम बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 + 1 7। और अगर हम यहां बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। अब आप यहां पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर रीअरेंजमेंट नहीं देखना क्या? नहीं, जब भी हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्वेश्चन आता है रीअरेंजमेंट हटा देते हैं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं देखते, इमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है जो हमारे सामने, कोई रीअरेंजमेंट नहीं देखना है। तो बस डायरेक्टली हमने देख लिया कि सबसे ज्यादा स्टेबल है बी, देन सी एंड देन ए। और वी कैन से कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटाइन वाला रूल भी लग रहा है, बट आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप ये भी लगा देना। टिल देन हम एक एक चीजें चेक करते जाते हैं ताकि हमारा ब्रेन उसी सीक्वेंस में सोचे। अब ये क्वेश्चन है, इस पे पॉजिटिव शायद प्रिंट होना रहेगा। तो अब ये कार्बोकेटाइन है, यहां पर तो देख के लग रहा है कि क्लियरली यहां पे एरोमेटिसिटी तो नहीं है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के तो लग रहा है हाइब्रिडाइजेशन sp2, बट यहाँ एक और, यहाँ स्टेबिलिटी दूसरे फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। दिस फैक्टर इज एंगल स्ट्रेन। जो sp2 हाइब्रिडाइज एंगल होता है, अगर कोई कार्बन sp2 है या कार्बोकेटाइन, तो इट टेंड्स टू अचीव एंगल 120 डिग्री। बट अब क्या है, इधर से भी एंगल थोड़ा छोटा हुआ, थोड़ा सा इधर छोटा हुआ। अब 120 की जगह वो किस पे आ गया? 60 पे। कितना आ गया? 60। यानी कि दोनों एंगल को दोनों तरफ से बोला भाई, दोनों तरफ से स्ट्रेन आया। ठीक है, दोनों पॉइंट से दे अटेन स्ट्रेन। तरफ से इधर एंगल कम हुआ है, ठीक है, यहां से भी थोड़ा सा एंगल कम हुआ यहां से, तो दोनों तरफ से बराबर बराबर डिक्रीज हुआ होगा। तो लेट से ये जो डिक्रीज आया है वो आया है थीटा एंगल में। तो जो एंगल स्ट्रेन है वी कैन कैलकुलेट कि एक्चुअल में एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री, ठीक है, बाय मतलब हमारी रियल लाइफ एक्सपेक्टेड जो लाइफ है sp2 हाइब्रिडाइज 120 चाहता है, लेकिन उसका एंगल डिक्रीज करके हमने रख दिया कितना? 60 डिग्री। तो जो भी डिक्रीज आया होगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री इन ट्रायंगल। तो यहां से वी कैन कैलकुलेट, यहां से हम क्या कर सकते हैं? थीटा कैलकुलेट करते हैं विच कम्स आउट टू बी 30 डिग्री। यानी ये एंगल स्ट्रेन पर बॉन्ड 30 डिग्री है, ओवरऑल एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री हो गया। तो यहां से हमको ये क्लियर हुआ कि सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है। अब 120 डिग्री अगर नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी क्या? एंगल स्ट्रेन। अब सेम वे यहां भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री है, इधर एंगल स्ट्रेन ए के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। देन सी में अगर हम बात करें तो इधर एंगल स्ट्रेन और कम है, और डी में तो एग्जैक्ट 109 डिग्री ही होता है, बट स्टिल यहां भी एंगल स्ट्रेन है। तो वी कैन से सबसे
ज्यादा एंगल स्ट्रेन ए में है देन बी देन सी देन डी, तो हम बोल सकते हैं कि अनस्टेबल है ए, उससे ज्यादा स्टेबल है बी, और उससे ज्यादा स्टेबल है सी, और उससे ज्यादा स्टेबल है डी। क्लियर? तो दिस इज द ऑर्डर, और इसका रीजन क्या है? तो रीजन इज एंगल स्ट्रेन दैट वी कैन कैलकुलेट। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट, CF3CH2+। अब हमें समझ आ गया कि यस ठीक है, एरोमेटिक भी नहीं है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है sp2, तो मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखने लगूंगा। तो मुझे समझ आया यहाँ पे 3 फ्लोरीन लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 3 फ्लोरीन का माइनस आई है। ठीक है, तो हम जनरली कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कॉमन पार्ट हटा देते हैं ताकि हमारे लिए चीजों को समझना आसान। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ ये कॉमन है CCH2+, CCH2+। अब मैं इसके अलावा बाकी फैक्टर्स चेक करूं, इधर 3 फ्लोरीन के माइनस आई है, यहां पर 3 क्लोरीन के माइनस आई है, और अगर हम यहां देखें तो 3 ब्रोमीन के माइनस आई है। अब हमें पता है कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, इनवर्स। प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस, यानी कि माइनस आई के इनवर्स, जितना ज्यादा माइनस आई होगा उतना अनस्टेबल होगा। माइनस आई का ऑर्डर पता है, फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा होता है, तो अनस्टेबल हुआ ए, देन बी, एंड सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ सी। तो ये क्वेश्चन हो गया, राइट? अब ये वाला ट्राई करते हैं। तो वैसे मैं ये बोलूंगा स्क्रीन रोको, खुद से ट्राई करो, फिर कहीं एक्सप्लेनेशन की नीड हो तो उसी पार्ट पे जंप कर जाओ वीडियो के, ठीक है? अब जैसे 6th पार्ट है, तो यहां पे अगर हम बात करें तो व्हाट वी कैन से कि अगेन एरोमेटिक है नहीं और सब sp2 हाइब्रिडाइज प्राइमरी है। अब जब सब प्राइमरी कार्बोकेटाइन है तो ये ध्यान रखना है, इट इज इन केस ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन केस में हम क्या देखेंगे? प्लस आई इफेक्ट। यहां पे प्लस आई इफेक्ट 1 लग रहा है, यहां भी प्लस आई इफेक्ट 1 लग रहा है, और इधर भी प्लस आई इफेक्ट 1, तो जस्ट 1 1 1 प्लस आई इफेक्ट। तो क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है डिस्टेंस, जो सबसे पास है उसका प्लस आई सबसे ज्यादा माना जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका माना जाएगा? ए का। उससे कम प्लस आई किसका माना बच जाएगा? काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसका भी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो फिर सबसे ज्यादा माना जाएगा बी का, एंड उसके सबसे कम माना जाएगा सी। और जितना पास होगा प्लस आई उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा प्लस आई होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज वी नो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकेटाइन है, फिर बी, फिर सी। ध्यान रखना यहाँ हमने हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखा है, इन केस ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन ऐसा हम करते हैं, ठीक है? सेकेंडरी एंड टर्शरी के केस में हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेंगे, बट यहां पर प्राइमरी वाला कार्बोकेटाइन ऑलरेडी जो है हाइपर कॉन्जुगेशन से बहुत ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी इंपैक्ट नहीं हो पा रही है, सेकेंडरी में फिर भी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑर्डर चेक करना है और इसे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जहां कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, लेट्स से SN1 में, वहां हम इस बात को डिस्कस करेंगे। नाउ 7th पार्ट, ये तो क्लियर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टर्शरी कार्बोकेटाइन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। सर यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों देखा? यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए देखा बिकॉज नंबर जो कार्बोकेटाइन का वो है नेचर वो चेंज है, एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शरी है। देन 8th, तो अब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो वही सबसे पहले एरोमेटिसिटी देखेंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। फिर उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी सेम है। फिर हम देखेंगे क्या इसके बाद, तो सब sp3 है यहाँ पे, दिस इज sp3, दिस इज sp3 एंड दिस इज sp3। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो रेजोनेंस है नहीं, कोई पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो जस्ट इंडक्टिव लगेगा। तो वी कैन से यहाँ पे 1 प्लस आई है, यहां पर 2 प्लस आई है, और यहां पर 3 प्लस आई। वी नो दैट नेगेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, मतलब कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई के, ठीक है? तो यहां से हम कहेंगे कि प्लस आई के इनवर्स है, मींस जिसमें प्लस आई सबसे ज्यादा
वो लीस्ट स्टेबल, जिसमें प्लस आई सबसे कम वो मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ए, देन बी एंड देन सी। और इसी रीजनिंग से हम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी, दिस इज 1 डिग्री। उसके बाद कौन होगा 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनाइन। कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर का रिवर्स। अब कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। क्लियर है हमें? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, 9th। यहां भी देखते ही समझ आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, एरोमेटिसिटी का कोई चक्कर नहीं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एरोमेटिसिटी नहीं लगेंगे। अब हम देखेंगे क्या रेजोनेंस या इंडक्टिव, पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो डायरेक्टली इंडक्टिव पे आ जाएंगे। तो सीधे नेचर चेक कर लेते हैं, दिस इज प्राइमरी, दिस इज टर्शियरी एंड दिस इज सेकेंडरी। कंसेप्ट पहले लगा लिया है। अब अगर यही फैक्टर हर जगह लग रहा है तो वी कैन इजिली राइट कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए, देन बी एंड देन सी। तो मैं आपको ये बोलूंगा स्ट्रक्चर देख के घबराना नहीं है। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर आया था तो क्या हुआ, हमें तो उस बड़े से स्ट्रक्चर में एक छोटी सी चीज देखनी थी, क्या कि वो कौन कितने प्लस आई है या रेजोनेंस है, बस इतने पार्ट पे फोकस करना है पूरे स्ट्रक्चर में, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। नाउ 10th, यहां पर क्लियरली देख के समझ आ रहा है कि दिस इज sp3, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन परसेंटेज एस कैरेक्टर आल्सो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, जैसे यहाँ 50% एस कैरेक्टर है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एंड कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना स्टेबल कार्बोनाइन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ए, देन बी, देन सी। अब मैं बोलूंगा यहां पे एक और बात याद रखिए, ये भी कार्बोनाइन है, ये भी कार्बोनाइन है, ये भी कार्बोनाइन है। कार्बोकेटाइन 90% कार्बोकेटाइन sp2 मिलते हैं, sp थ्योरेटिकल मिलता है, ठीक है, 99 कह सकते हैं sp2। लेकिन कार्ब एनाइन की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी में sp3 और sp2 मिलते हैं और थोड़ा बहुत sp मिल सकता है। तो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनाइन, पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनाइन विदाउट गिविंग एनी स्ट्रक्चर, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इट कैन बी sp, इट कैन बी sp2, इट कैन बी sp3 और ऑल ऑफ दीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पे बात कर लेते हैं कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में हमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो सबसे पहले फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ही मैटर करेगी। तो यू कैन से स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब अगर हम ये कहें फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल कार्बन एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर कर रखा था वापस ले लिए। तो ये जो न्यूट्रल कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बन है उसका एक p ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड है। अब अगर आपको मेरा कार्बन वाला लेक्चर ध्यान हो तो वहां पे हम स्पिन निकालते हैं क्या, कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से रह सकता है। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने तरीके से रह सकता है, 2। तो वी कैन से स्पिन ऑफ फ्री रेडिकल इज डबलेट, डबल स्पिन होती है। तो कार्बीन में हमने सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन पढ़ा था, तो फ्री रेडिकल्स आर आल्सो कॉल्ड एज डबलेट, ठीक है, बट कार्बीन नहीं कहेंगे। तो डबलेट भी कह सकते हैं फ्री रेडिकल को बिकॉज ऑफ द स्पिन। प्लस इसकी स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना स्टेबल होगा फ्री रेडिकल। सेकेंड फैक्टर हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर कहीं हाइपर कॉन्जुगेशन है तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर वही होगा। ओके, तो अब जैसे यहां देखें तो दिस इज प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल है, एंड दिस इज सेकेंडरी। एक कार्बन अगर डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक होता है तो उसे सेकेंडरी कहते हैं। और ये कार्बन
अगर डायरेक्टली 3 से लिंक होता है तो उसे 3 डिग्री बोलते हैं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, राइट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री। वाई, क्या आप रीजन लिख सकते हैं? देखो, हमेशा पेन और पेपर लेके बैठो मेरा लेक्चर देखने के लिए, किस लिए? नोट्स बनाने के लिए नहीं, मतलब रीजन खुद लिखने के लिए। कि जैसे ये देखा तुमने, रीजन लिख दिया, क्या? इट हैज 9, मैं 6 क्यों बोलता हूँ? इट हैज 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, it has 6 hyperconjugation structures and it has 3 hyperconjugation structures, and stability of free radical depends over what? Number of hyperconjugation structures involving CH bond। 12th, अगर इसको देखें हम तो हम क्या कह सकते हैं? तो दिस इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, दिस इज सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड दिस इज टर्शरी फ्री रेडिकल। और प्रैक्टिस के लिए ऐसा करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट कर लेते हैं। इट हैज 1 अल्फा हाइड्रोजन, इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन। और इसके काउंट कर पा रहे हैं क्या? यस, इट हैज हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? इट हैज 7, 2 4 plus 3, 7 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो विच इज मोस्ट स्टेबल? तो क्लियरली इफ इट इज A, if it is B and if it is C, most stable free radical is C, then B and then A, C, B, A, clear? Now let's move on to the next part। ये भी फ्री रेडिकल है, फटाफट सबसे पहले दिख रहा है पाई बॉन्ड नहीं है, एरोमेटिसिटी नहीं हो सकती, और सभी कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो दिस इज sp2 and this is sp2 and this is sp2। now let's check nature। ये डायरेक्टली एक कार्बन से लिंक है तो इसे 1 डिग्री फ्री रेडिकल कहा जाएगा, और ये डायरेक्टली 3 कार्बन से लिंक है तो इसे 3 डिग्री फ्री रेडिकल कहा जाएगा, और ये डायरेक्टली 2 कार्बन से लिंक है तो इसको 2 डिग्री फ्री रेडिकल कहा जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे जनरली होगा, एक आधा % छोड़ दें तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होंगे 3, 3 6 + 1 7, यहाँ पे 1 + 2 3, और यहाँ पे 3 + 1 4। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया हमारा 3। अच्छा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 1 है क्योंकि ये फ्री रेडिकल है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया 3, then 2 and then 1। इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर डबल है, इधर सिंगल है, यानी कि नेचर सेम नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफर कर रहा है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना अनस्टेबल होगा। तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंडेंट है? परसेंटेज एस कैरेक्टर की, एंड इट इज इनवर्स। अगर एस कैरेक्टर कम होगा तो उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम इजीली कह सकते हैं यहाँ पे कि इधर एस कैरेक्टर सबसे कम है और इधर एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, sp हाइब्रिडाइज। तो व्हाट वी कैन से, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये, एंड फिर ये वाला। ठीक है, तो यू कैन से दिस इज विनाइल फ्री रेडिकल, और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वाला फ्री रेडिकल है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये फ्री रेडिकल्स हैं, देख के समझ आ रहा है कोई डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब एरोमेटिक नहीं हो सकते, सबकी हाइब्रिडाइजेशन भी सेम लग रही है, तो डायरेक्टली नेचर देख लेंगे। दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 3 डिग्री, क्योंकि उसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री, देन 1। तो यहाँ पे व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स है उनका नंबर, और अल्फा हाइड्रोजन निकालना आता है तो वी कैन से यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास 7, राइट, और इधर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? तो यू कैन से 1, और यहाँ चेक करें तो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 3। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब कार्बोकेटाइन की 16 C6H5+, यानी कि यहाँ पर बेंजीन है और उस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी फिनाइल केटायन। अब उसके बाद यही C6H4+ है और इट इज सब्स्टिट्यूटेड। अब क्या है? ये सब्स्टिट्यूटेड है। तो अगर हम बात करें
तो इधर कनेक्टेड है नाइट्रो, और सबसे अच्छी बात है कि सभी सेम पोजीशन पे कनेक्टेड है पैरा पे, तो कॉन्सेप्ट विल बी सेम। क्यों? ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस बात को। उसके बाद सभी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन सब की क्या है, सेम है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है वो ये है कि रेजोनेंस नहीं लग रहा है, बिकॉज ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो प्योरली आंसर इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे होगा। तो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है नाइट्रो का, माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है, नाइट्रो का, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट माइनस आई जो है वो सबसे ज्यादा किसका है, हमारा Cl का। Cl इज अ का माइनस आई क्लोरीन का ज्यादा है। देन CH3 इट शोज प्लस आई, जो CH3 है वो क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। क्लियर? तो यहां से हमें समझ आया कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, मतलब अगर इसको मैं A लिख दूं, B, C एंड D, तो वी कैन इजिली से हम ये बात कह सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल होगा C, बिकॉज प्लस आई केटायन को स्टेबलाइज करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो C के बाद क्या आएगा, A, बिकॉज नो प्लस आई नो माइनस आई। अब यहां दोनों तरफ माइनस आई है B और D में, बट माइनस आई किसका कम है, D का, तो D इज मोर स्टेबल, और सबसे ज्यादा माइनस आई B में है, तो B इज लीस्ट स्टेबल। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप समझो कि यहां पर रेजोनेंस का कोई रोल नहीं है। आंसर इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट बेसिस पे ही काम कर रहे हैं। अब जैसे 17th क्वेश्चन देखें, यहां पर बेंजाइल कार्बोकेटायन है, बेंजाइल कार्बोकेटायन होने की वजह से यहां रेजोनेंस देखना पड़ेगा। अब रेजोनेंस के बारे में ये बात हमें सीख लेनी चाहिए कि रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा ऑब्जर्व होता है किस पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। मतलब अगर रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऑर्थो और पैरा पे आएगा, और अगर जाएगा तो ऑर्थो और पैरा से जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहां पे अगर हम देखें तो कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी है प्योरली रेजोनेंस के बेसिस पे देखें तो व्हाट वी कैन से कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और माइनस आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ये क्या शो कर रहा है, माइनस आर, ये क्या शो कर रहा है, प्लस आर। कोई भी एलिमेंट अगर पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है जिस पे लोन पेयर होता है तो प्लस आर। तो विच इज मोर स्टेबल, तो अगर हम बात करें आउट ऑफ ए, बी एंड सी, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा स्टेबल है जहां प्लस आर है, तो बी इज मोस्ट स्टेबल। देन सी, क्योंकि उसमें कोई प्लस आई है, प्लस आर नहीं है, एंड एट लास्ट ए, सबसे लास्ट में क्या आएगा, ए, बिकॉज माइनस आर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करते हैं। ओके, नाउ दिस, ये जो केटायन है यहां पे चेक करते हैं, तो अगर हम देखें तो ये शो कर रहा है प्लस आर, OH ग्रुप शोज प्लस आर ऑर्थो पे, बट अगर मेटा पे लगा है कोई रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस इज ऑब्जर्व एट ऑर्थो एंड पैरा विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट अटैच्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा सोचना यही, पता चला एग्जाम में CH2 घुमा के यहां लिख दिया। ओके, अब यहां पे क्या लग रहा है, प्लस आर। अब रेजोनेंस की वजह से तो मैच बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में मैच टाई हो चुका है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, तो ए और सी में तो टाई हो गया, तो क्या करना है, अब हमें टाई ब्रेकर ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि हमें ये बात पता है रेजोनेंस इज नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट, रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि माइनस आई, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या लगा रहा है यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट। अब ये हमारे लिए टाई ब्रेकर हो गया, माइनस आई ने इसे डिस्टेबलाइज कर दिया, यहां पे कोई माइनस आई है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया हमारे लिए, सी, बिकॉज इट हैज प्योरली प्लस आर। देन अब यहां लग रहा है हमारे पास माइनस आई, अब हमें सोचना है आउट ऑफ बी और ए कौन है, तो वी नो प्लस आर यानी रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव, तो कहीं ना कहीं प्लस आर का इंपैक्ट इसमें ज्यादा, स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ इसमें ज्यादा है।
तो जब ये इसमें ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंड बी विल बी लीस्ट स्टेबल, और जो लीस्ट स्टेबल है वो क्या होगा। तो नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट पे चलते हैं। तो 19th CF3CH2CH2 प्लस CF3CH2 प्लस एंड CF3 प्लस। यहां पे अगर हम देखें तो इट हैज ओनली प्लस आई और CF3 का माइनस आई, और यहां देखें तो CF3 का 3 फ्लोरीन का माइनस आई लग रहा है, बट ठीक है डिस्टेंस की बात है। यहां फ्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे लग रहा है, फर्स्ट मतलब इससे नेक्स्ट, ऐसा करता हूं अल्फा बीटा लिख देता हूं, दैट इज मोर करेक्ट। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगला कार्बन अल्फा और उससे नेक्स्ट इज बीटा। तो यहां पे 3 फ्लोरीन लग रहे हैं बीटा पे और यहां लग रहे हैं अल्फा पे, एंड प्लस CF3 यहां तो डायरेक्ट लग रहा है। अब ये देख के तो लगा ये तो लीस्ट स्टेबल होना चाहिए, बट अब एक चीज देखिए, क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर्स, और इसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल, यानी कि क्या हो सकती है, बैक बॉन्डिंग। तो यहां पर ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये फ्लोरीन भी दे सकता है और ये भी, तो ये इसको स्टेबलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको स्टेबलाइज। तो यू कैन से हम जो सोच रहे थे उससे एकदम उल्टा हो गया, मतलब रियल लाइफ से रिवर्स हो गई। तो रियल क्या लग रहा था, एक्सपेक्टेड कि सी अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन बैक डोनेशन ने, बैक बॉन्डिंग ने इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी। तीनों फ्लोरीन थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। व्हाट इज बैक बॉन्डिंग, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लोन पेयर डोनेट करना और शेयर करना पाई ओवरलैप से। तो हमें समझ आ गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया सी, और ए और बी में हमें कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों, यहां पे क्लियर डिस्टेंस डिपेंडेंट है, बी का माइनस आई ज्यादा है एज कंपेयर टू ए। तो हम क्या बोलेंगे कि यू कैन से ए इज मोर स्टेबल देन बी। क्यों, क्योंकि CF3 के पास 3 फ्लोरीन बहुत पास है, इनका माइनस आई इतना ज्यादा होगा कि ये इसे डिस्टेबलाइज कर दे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब अगले क्वेश्चन में दोनों ही पूछ लिया। हमारे पास एक है CF3 प्लस और एक है CCl3 प्लस, और सबसे अच्छी बात क्या है, दोनों के पास लोन पेयर। अब बताओ क्या होगा। तो हम देखेंगे और हमें पता है कि ओवरलैपिंग हमेशा क्या होती है, अगर बराबर साइज के एटम होते हैं तो दे ओवरलैप इफेक्टिवली। यानी कि ये 2p ऑर्बिटल है कार्बन का, तो वो किसी दूसरे 2p के साथ बहुत इफेक्टिव ओवरलैप करेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग इज वेरी इफेक्टिव। बट अगर क्लोरीन आ गया, तो क्लोरीन के केस में कार्बन का तो 2p ऑर्बिटल है बट क्लोरीन का 3p है, इनके बीच में ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी। तो व्हाट वी कैन से, यहां बैक बॉन्डिंग का इंपैक्ट ज्यादा है 2p2p, तो 2p2p में ओवरलैपिंग इजीली हो जाएगी बैक बॉन्डिंग, लेकिन 2p और कार्बन का 2p और क्लोरीन के 3p के बीच में इजीली इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो दिस बैक बॉन्डिंग इज मोर इफेक्टिव, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा एंड मेकिंग इट मोर स्टेबल, और इसे और ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं चाहता हूं आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं, और जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अब मैं कह रहा हूं, मैं ये भी चाहता हूं कि जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएं तो लोन पेयर क्लोरीन से डोनेट ना करवाएं। करवा तो इससे भी सकते हैं, रेजोनेंस इमेजिनरी कितने भी बना लो, बट ठीक है, अभी हमने कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा ली। इधर आ गया CH2, इधर आ गया नेगेटिव, इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर आ गया क्लोरीन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, फिर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा और ये करेगा विड्रॉ। अब यहां पे सोचना है बच्चों, ध्यान से, बहुत ध्यान से सोचना कि अब यहां क्या हुआ। यहां नेगेटिव आया और ये क्लोरीन है और ये CH2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव? नेगेटिव का मतलब है कि यहां पे लोन पेयर है, और फ्लोरीन और क्लोरीन में यही एक मेजर डिफरेंस है कि जो फ्लोरीन, तो यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो फ्लोरीन और क्लोरीन में मेजर डिफरेंस यही है,
कि जो फ्लोरीन है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन जो क्लोरीन है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर डोनेट कर सकता है एंड क्या कहते हैं इसे, यस बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड एज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसे, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गए। तो अगर पूछा जाए आउट ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है, विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, तो वी कैन से यस ये कार्बन आयन हमारा ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है ये चीज, क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो प्लस आर इफेक्ट तो कहीं ना कहीं फ्लोरीन का ज्यादा है। वाई, क्योंकि फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा 2p से, इसका प्लस आर इफेक्ट कम है, ध्यान सुनना, इसका 3p ऑर्बिटल इसके 2p ऑर्बिटल से इफेक्टिवली ओवरलैप नहीं करेगा। तो प्लस आर तो फ्लोरीन का ज्यादा है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ओके, लेकिन फिर भी ये ज्यादा स्टेबलाइज है। वाई, क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन के साथ क्या शो कर रहा है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, और अच्छा हाँ, अब लेकिन लगेगा कि इधर प्लस आर ज्यादा होगा तो ये इसे डीस्टेबलाइज करे, इधर प्लस आर कम है तो ज्यादा स्टेबल। हाँ ठीक है, ये रीजन भी हो जाएगा क्योंकि मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है और ये भी एक रीजन है। सेम वे अब यहां पे डिस्कस करते हैं। तो अब यहां पे हमारे पास कार्बन आयंस है, तो व्हाट यू कैन से, तो ये तो समझ आ गया यहाँ पे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, यहां समझ आ गया माइनस आर है, यहां भी समझ आ गया माइनस आर। तो कार्बन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर। इट मींस आउट ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा स्टेबल तो होने वाला है हमारे पास बी, क्योंकि माइनस आर इफेक्ट। अब ये लगेगा कि भाई डी ऑर्बिटल रेजोनेंस को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो वी कैन से यहां पे लोन पेयर विड्रॉ कर रहा है लेकिन इसका माइनस आर इससे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, बी, उसके बाद कौन हुआ, सी, फिर कौन स्टेबल हुआ, देन ए एंड एट लास्ट डी। सो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन आयन। अब यहां भी हमें क्या देखना है कि ये ठीक है एरोमेटिक नहीं होगा, रिंग नहीं है, प्लस हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो अब स्टेबिलिटी चेक करनी है, विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। तो मैं बोलूंगा कि यहां पर ये जो लोन पेयर है ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा और ये विड्रॉ करेगा, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस, और CHO का क्या शो हो रहा है, माइनस आर, और इधर क्या शो हो रहा है, प्लस आई। तो विच इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल हो गया, तो यू कैन से दिस कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। क्या आप इसकी स्टेबिलिटी का कोई और रीजन भी ढूंढ सकते हो, हाँ बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। हम ये कहेंगे कि इसका एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे आ रहा है, इसलिए भी ये सबसे ज्यादा। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। अब अगेन ये जो कार्बन आयन है इधर अगर हम देखें तो ये रेजोनेंस में यहां भी जा सकता है और ये रेजोनेंस में यहां भी जा सकता है, यानी कि इसके दोनों तरफ क्या है, माइनस आर। क्या है दोनों तरफ, माइनस आर। इधर अगर हम बात करें तो इधर क्या है, एक ही तरफ माइनस आर है, इधर बात करें तो दोनों तरफ प्लस आई है। तो हमें बहुत ही क्लियर हो गया कि ए बी एंड सी इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ए, देन बी, देन सी। ठीक है, तो देखो अब यहां पे ना आपको एक और चीज समझनी है कि इस क्वेश्चन को हम आगे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में भी रिलेट करेंगे। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को हमसे ऐसा पूछा जाए कि विच हैज एसिडिक हाइड्रोजन, किस पे एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और लेट से मेंशन भी कर दें कि आप बताओ कि दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी एंड दिस इज सी, बट इनकेस मेंशन नहीं करें तो देखो मोस्ट एसिडिक या मोस्ट बेसिक प्लेस देखी जाती है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी है तो आप क्या करोगे, इसमें मोस्ट एसिडिक प्लेस ढूंढोगे और वो मोस्ट एसिडिक प्लेस ए है। क्यों,
क्योंकि कोई भी जो एसिड होता है जब वो H+ लूज करता है तो क्या बनाता है, एनायन। तो हम इन सब के H+ हटाकर क्या बनाएंगे, एनायन। और एनायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली जाए, क्योंकि केटायन और एनायन की स्टेबिलिटी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम आराम से एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर मुझे याद आया कि जो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसपे डी ऑर्बिटल है और उसके साइड में एनायन है तो वो हमेशा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, जैसे इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन लिख सकते हैं, CH2 माइनस OH एंड CH2 माइनस SH। तो आप कमेंट करिए विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, X और Y। या फिर और प्रिसाइज कर देता हूं कि सर XY आपको क्या समझ आएगा, कौन सा क्वेश्चन था, बात तो सही है। तो O या S, विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल, O और S। नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी फैक्टर वही है कि सब कुछ जहां पे बेंजीन और CH2 हो जाए तो हमें समझ आ गया यहाँ सब कुछ सेम है, एरोमेटिसिटी एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पे। तो जैसे ही हम यहाँ देखेंगे तो इट हैज, इस पे क्या है, तो हम बोलेंगे इट हैज प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन एट पैरा पोजिशन। और CH3 को देखें तो क्या बोलेंगे, इट हैज प्लस आई पोजिशन। और अगर इसको देखें तो क्या बोलेंगे कि दिस हैज प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन एज वेल एज प्लस आई। एंड ये हमें याद है कि कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच। यानी जहां सबसे ज्यादा सारी चीजें होंगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब अपने को समझ आ गया कि सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया C, उसके बाद हो गया A, Y। मैंने A और B में से A को क्यों चुना है, बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव। तो A के बाद कौन हो गया हमारा, B। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। यहां अगर हम देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, इधर एक बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इधर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन 2 हैं, और इधर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन 1 है, और इधर बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। यानी कितनी अच्छी बात है, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताओ, कि आप मुझे बताइए कि आउट ऑफ A, B, C, D, आप बताइए आउट ऑफ A, B, C, D कौन कौन सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। तो देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा वो शो करेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा हो। तो मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो है A में। अब मैं आपसे पूछूंगा बताइए सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहां है। तो इधर तो एक ही CH3 ग्रुप है, इधर एक CH2 CH3 है, इधर एक CH के साथ 2 CH3 कनेक्टेड है, और ये जो CMe3 है इसका मतलब है इसके तीनों तरफ मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। राइट, तीनों तरफ क्या कनेक्टेड है, मिथाइल। तो वी कैन इजीली से, हम इजीली कह सकते हैं कि मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट होगा डी में। ये क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको कि पूछेंगे कौन से कंपाउंड में मैक्सिमम इंडक्टिव है, या ये पूछेंगे आउट ऑफ ABCD विच हैज नो हाइपर कॉन्जुगेशन या जीरो हाइपर कॉन्जुगेशन। नो इज बेटर, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड विच हैज मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन या विच हैज ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। राइट, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगर इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो गलत नहीं होता, बट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में बच्चा गलत करता है, तो मैं बोलूंगा इसको थोड़ा स्टार पॉइंट मान लो। ठीक है, तो अब तो क्लियर है कि ज्यादा डोमिनेंट कौन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, A, उसके बाद कौन हो गया B, उसके बाद कौन हो गया C, उसके बाद कौन हो गया D। ओके,
तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। आगे चलते हैं। अब ये कार्बोकेटायन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूंगा पहले अटेम्प्ट करो, जो डाउट है वो लिखो, फिर उसके बाद मेरा डिस्कशन देखो और चेक करो क्या चीजें हम मिस करें। यहां पे अगर हम बात करें तो दिस इज टर्शरी कार्बोकेटायन, ये टर्शरी कार्बोकेटायन है, एंड दिस इज टर्शरी बट 3 बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग है, यानी कि तीनों बेंजीन के साथ रेजोनेंस है, तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। नाउ इधर हम बात करें तो इधर बेंजीन के साथ कार्बोकेटायन, ठीक है, इधर रेजोनेंस स्ट्रक्चर 5 हो गए। इसको देखें तो इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 7। अब अगर इसको देखा जाए तो इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। अब इसको ऐसे काउंट करें तो 5 5 15, बट कॉमन निकलेंगे कुछ, ठीक है, तो बट ठीक है, मोर देन 10 इसके हैं, और इधर 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, पहले मैं ABCD लिख दूं, ABCD, ध्यान से देखना, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज D। तो ध्यान हो तो आपने मेरा जब रेजोनेंस इफेक्ट वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने डिस्कस किया था, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे भी डोमिनेट क्या करता है? क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस डोमिनेट करता है। और व्हाट इज क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस? पहली क्वालिटी थी इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इट हैज 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सातों के सातों इक्वल हैं, सेम हैं, तो इसकी क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस सबसे अच्छी है, तो इट इज मोस्ट स्टेबल। बल्कि मैं बोलूंगा आप याद रख लो कि अगर, चलो वो क्वेश्चन आ गई है, कि अगर सिग्मा रेजोनेंस वाला जो पार्ट है एक CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन, वो मोस्ट स्टेबल है, उसके बाद सेकंड मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन यही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है सबसे आगे D, वाई? बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। इसके बाद तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो B दिख रहा है सीधा सीधा, 3 बेंजीन रिंग लगी हुई है, फिर उसके बाद C और A में हमें पता ही है 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर डोमिनेट ओवर 5 रेजोनेंस, तो देन हमारे पास आ जाता है A एंड एट लास्ट आ जाता है हमारे पास C। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। देखो, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को देख के घबराना नहीं है। पहला तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि बड़े बड़े रेजोनेंस स्ट्रक्चर को या कंपाउंड को देख के नहीं घबराना है, सीधे जो काम की बात है उस पर फोकस करना है, और काम की बात हमेशा छोटी सी होती है। तो जैसे यहां देखें हम, यहां हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? तो अगर हम बात करें तो हमारा फोकस होना चाहिए इस पे, इधर हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? इस पे। उतना बड़ा स्ट्रक्चर भूल जाओ, सिर्फ जो कार्बोकेटायन है उस पे फोकस करो, ठीक है, दिख रहा है ये? हाँ, सिर्फ जो कार्बोकेटायन है बच्चों उस पे फोकस करते हैं। अब जब उस पे फोकस करेंगे घबराहट थोड़ी कम हो जाएगी। तो देखो जरा, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो ये जो कार्बोकेटायन है इसके पास सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मींस रेजोनेंस के कोई चांस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन के चांस है, वो भी 2 इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड। अगर हम यहां देखें तो हम क्या कह सकते हैं? यहां पर इसके साथ रेजोनेंस के कोई चांस नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन के चांस हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेने चाहिए, विच कम्स आउट टू बी 6। अल्फा हाइड्रोजन कितने आ गए? 6। अब देखते हैं C को। C वाले पार्ट में कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड सिग्मा से जिससे कनेक्टेड है उस पे क्या है? प्लस। तो वी कैन से यहां रेजोनेंस तो है ही, जो कि डोमिनेंट है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, साथ के साथ यहां और क्या है? तो यू कैन से पैरेलली यहां पे रेजोनेंस के साथ साथ है हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं? 2, तो रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अब यहां देखते हैं, इधर जो कार्बोकेटायन है इसके साथ सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है और अल्फा हाइड्रोजन है, कोई रेजोनेंस नहीं है। तो देखो, ये देखते ही हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। देखो, इसीलिए घबराना नहीं है।
आप कभी भी देखना जेई मेंस में बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना के आते हैं, बट क्वेश्चन आसान होता है। अब अगर हम ई पार्ट को देखें तो ये रेजोनेंस में भी है, ये रेजोनेंस में भी है, एज वेल एज इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 4, मतलब इसके पास रेजोनेंस है प्लस 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताओ आपके लिए आंसर प्रिडिक्ट करना इजी हुआ या नहीं हुआ? तो सबसे पहले रेजोनेंस प्लस मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन जो ई में है, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज ई। उसके बाद अगर हम बात करें तो रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन जो सी में है। अब उसके बाद सब में हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो अब तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा BAC। ये क्या किया मैंने, कुछ तो गड़बड़ की है, नहीं ये D है एक्चुअल में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल है B, फिर 2A एंड एट लास्ट D। ठीक है, तो आई गेस बड़े स्ट्रक्चर को समझ आया कि डरना नहीं है, बट ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, आगे ना मैंने बोला आगे मिलेगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि दिस कार्बोकेटायन ए, बेंजाइल कार्बोकेटायन बी, और ये है हमारा क्या है ये 1 2 3 4 5 6 7 साइक्लोहेप्टाट्राईइन, इनाइल कैटायन कह सकते हैं, और ये है हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज ए, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ए होता है बिकॉज ऑफ सिग्मा रेजोनेंस। उसके बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता है सी बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, इट हैज 7 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आउट ऑफ बी एंड डी टर्शरी डोमिनेट कर जाता है बिकॉज ऑफ 9 हाइपर कॉन्जुगेशन देन बेंजाइल। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। नाउ अब फ्री रेडिकल पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां हम देखें तो दिस इज अ विनाइल फ्री रेडिकल, ये विनाइल फ्री रेडिकल है। क्या बता सकते हैं उसकी स्पिन कितनी है? 2 स्पिन है तो इसे डबलेट कह सकते हैं, 3 स्पिन होगी किसी की तो कार्बिन होता है, ट्रिपलेट कह सकते हैं, और सिंगल स्पिन होगी तो सिंगलेट कह सकते हैं। तो फ्री रेडिकल की स्पिन कभी पूछी जाए तो डबलेट। नाउ अब हम अगर यहां बात करें तो दिस इज एलाइल फ्री रेडिकल, ये क्या है हमारे सामने? एलाइल फ्री रेडिकल है। रेजोनेंस है यानी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इट हैज रेजोनेंस। अब इस फ्री रेडिकल को यहां देखें तो इट इज प्राइमरी और इसके पास सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 1 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। इस फ्री रेडिकल को अगर आप देखो तो रेजोनेंस है प्लस 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मेरे को लग रहा है बच्चों हमारे लिए बहुत आसान है बताना कि विच इज मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो रेजोनेंस वाला ही होगा, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा आउट ऑफ ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा डी, उसके बाद होगा बी बिकॉज इट हैज ओनली रेजोनेंस, then C because it has 1 hyper conjugation structure, and at last vinyl free radical because S कैरेक्टर भी ज्यादा है, S कैरेक्टर कम होगा तो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, विच कार्बेनाइन इज मोर स्टेबल? तो अगर हम बात करें तो इट हैज d ऑर्बिटल रेजोनेंस, इसमें d ऑर्बिटल रेजोनेंस है। इसमें बात करें तो इट इज ओनली -i बिकॉज रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पे होता है, मेटा पे -i और +i होगा, और ये ग्रुप लगा है मेटा पे। तो अगर हमसे पूछा जाए कि आउट ऑफ ए बी एंड सी विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन, ए, क्योंकि ये क्लोरीन के साथ क्या शो कर रहा है? रेजोनेंस। कौन सा? डी ऑर्बिटल। उसके बाद कौन आएगा स्टेबिलिटी में? उसके बाद आएगा सी एंड एट लास्ट बी, और ये मैंने कर दी गड़बड़ बिकॉज कार्बेनाइन का क्वेश्चन है, तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -i है, तो आगे आ जाएगा हमारे पास बी एंड एट लास्ट सी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात सिर्फ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस थी।
अब लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम देखें, कार्बोकेटाइन है, तो दिस इज CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है ड्यू टू सिग्मा रेजोनेंस, तो वी कैन कॉल इट एज A। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं हम, B, और इसको कह सकते हैं C, ये तो हम कह ही सकते हैं। अब A तो दिख गया कि सबसे आगे है, चेक करना है किसमें, B और C में। तो B में अगर हम बात करें तो इट हैज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, और अगर इधर बात करें तो इट हैज 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? तो यू कैन से यस, C इज मोर स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल इज B। ध्यान रखना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं देखना है, हम जो कार्बोकेटाइन होता है डायरेक्टली उसी की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ओके, तो यू कैन से मोस्ट स्टेबल इज A, then C and then B। Let's move on to the next question। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, अच्छा यहाँ पे ये देख लें कोई एरोमेटिसिटी तो नहीं थी, नहीं अभी तो नहीं। अब ये क्वेश्चन है, देखो एरोमेटिसिटी सबसे पहले चेक कर रहे हैं, तो अगर हम देखें तो दिस कार्बोकेटाइन इज एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस कार्बोकेटाइन इज एरोमेटिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, and this carbocation is non-aromatic sp3 hybridized carbon। अब हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर होता है नॉन एरोमेटिक, और लीस्ट स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। तो क्या आप इजीली लिख देंगे कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, B, देन C एंड एट लास्ट A। लीस्ट स्टेबल इज A। जब भी ये सिली मिस्टेक बच्चा एग्जाम में करता है ना बच्चों, वो ये भूल जाता है एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी, तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों ध्यान देना। अब जैसे ये क्वेश्चन देख, नेगेटिव का मतलब लोन पेयर, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया। नेगेटिव मतलब लोन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये तो एरोमेटिक हो गया। इसके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। तो बताओ विच इज मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ A, B एंड C? बिल्कुल सही बात, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, फिर स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक, एंड लीस्ट स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। चलो आगे चलते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पहले हम ये इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की पूरी प्रैक्टिस करेंगे, और जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट करना, फिर हम एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के एक साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।